वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चाइना का दौरा किया, आप सभी जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने पाक चीन बिज़नेस फोरम से खिताब भी किया, दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है इस दौरे में पाकिस्तान के लिए मुआशी एतबार से मदद भी मांगी गई है और कई शोबों में मज़ीद ताउन के वादे भी हुए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान चाइना बिज़नेस काउंसिल के शबीर मंशा साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि मुझे ये लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म को थोड़ा पहले जाना चाहिए था, थोड़ा लेट नहीं होगा चाइना जाने में? एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है तो आई थिंक राइट टाइम है, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है और अभी सिर्फ उनको आए हुए चंद महीने हुए, तो इस अप्रोच के मुताबिक तो मुनासिब है। पहले सऊदीया चले गए, गल्फ कंट्रीज चले गए, चाइना अब जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त जो फौरी ज़रूरत है वो यही है कि इस वक्त B2B जो हमारा जो मामलात हैं उसके लिए पूरा डेलीगेशन लेके जाना और प्रैक्टिकली जो लोग बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं या रिलेटेड हैं उनको साथ लेके जाना, तो ये अहम नुक्ता था कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन के साथ एक्चुअल बिजनेसमैन जो ग्राउंड पे बिज़नेस कर रहे हैं वो उनका जाना एक बहुत पॉजिटिव अमल है। और उसके बाद क्योंकि इसी की रिक्वायरमेंट थी, जैसे CPEC का ओरिजिनली इफ्तिताह हुआ था और उसके बाद बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आने के बाद प्रैक्टिकली बिजनेस एग्जीक्यूट उस तरह नहीं हो सका जो सारी कौम ने उम्मीदें लगाई हुई थी, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या थी? यही B2B की ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी थी, क्योंकि एक्चुअली तो कारोबार लोग वो करेंगे जो बिजनेसमैन करेंगे, जो वहाँ पे दोनों तरफ के दोनों मुल्कों के ताजिर करेंगे आपस में, जो यहाँ पे इंडस्ट्री का क़याम होना है, उसके लिए ये निहायत अहम था। अच्छा वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर हम CPEC की जब चीन की बात आती है हम लाजमी बात करते हैं। CPEC का जो फेज़ 1 था उसमें मुझे याद है कि उस वक्त हम लोगों ने बड़ी हाइप क्रिएट हुई, गेम चेंजर और पता नहीं क्या क्या, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, डैम्स की बात थी, बिजली बनने की बात थी, इंडस्ट्री लगने की बात थी, पता नहीं कितनी जॉब्स क्रिएट होना थी। तो ये सिलसिला हमें वैसे नज़र नहीं आया या हमने सेलिब्रेट नहीं किया? इसमें दोनों ही हिस्से हैं, नज़र तो आया है, और ये जितने आपने नाम लिए ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थे, क्योंकि अगर डैम बनेंगे तो मुल्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, इस पे अभी भी काम हो रहा है। इसी तरह जो पावर प्रोजेक्ट्स के थे वो जो साहिवाल पे लगे या दूसरे प्रोजेक्ट्स आए वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो रोड्स बने हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन शायद इसकी पेस जो है ना बाज़ हुकूमतों के आने और नई हुकूमतों की वजह से उस तरह नहीं रही है जैसे उसका एक्चुअल प्रोग्राम में था। अभी आप इसको ज़ाहिर चेयरमैन है इस काउंसिल के, आप लोग क्यों नहीं इस बात पर एम्फसाइज़ करते कि एटलीस्ट गवर्नमेंट चेंज होने पर पॉलिसीज़ नहीं चेंज होनी चाहिए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं रुकने चाहिए जो कि इस खत्ते के लिए या इस मुल्क के लिए गेम चेंजर हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि होता ये है कि जी वो सिलसिला रुक गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब वो नए सिरे से शुरू होगा, फिर उसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। शायद आपने हमारी डिमांड को आपने शायद सवाल में डाल दिया है। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा हमारी यही डिमांड हमेशा से रही है कि हमारे को कोई भी हुकूमती पॉलिसी ना दी जाए, हमें रियासती पॉलिसी दी जाए, और वो ये 1-2 साल 4 साल 5 साल ना हो, बल्कि वो 15 साल 20 साल पॉलिसी हो। हमारे पास यही सारा तमाम बिजनेसेस, ये सिर्फ चाइना से रिलेटेड नहीं है, ये तमाम हमारे बिज़नेस की हमारी बेशुमार रिक्वायरमेंट यही रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो आप हमें देते हैं वो किसी हुकूमत के आने किसी के जाने से उसको कोई इम्पैक्ट नहीं तो आना चाहिए। आपके इस मुतालबे पर क्या उनका रद्द-ए-अमल है? अनफॉर्चुनेट है कि हमारी पॉलिसीज़ में वो जो कंसिस्टेंसी जो रिक्वायर्ड होती है वो नहीं हो पाती है, इंटरेस्ट रेट उस तरह नहीं होल्ड अप कर पाते हैं, हमारे जो टैरिफ हैं जो आज हम इंडस्ट्री लगाते हैं जिस बिजली के टैरिफ पे उस तरह नहीं हो पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है SEZ के मुताबिक के जी कि लॉन्ग टर्म उसमें टैक्सेशन के रिलीव्स हैं, और फिर आप इंसेंटिवाइज़ करते हैं, फिर 3 साल बाद या 5 साल बाद उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो ये सब ऐसे मसाइल हैं कि जो कि बिल्कुल ऐसा ही है, इनकरेज नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हमने तो भाई उस वक्त ही सुना था जब CPEC आया था कि जी गवादर पोर्ट और क्या हो जाएगा, आप देखें तो सही, यहाँ पर ऐसे ऐसे लंगर अंदाज होंगे जहाज़ और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिलसिले चलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। डू यू थिंक सो कि ये सब जो उस वक्त बातें हुई थी वो कुछ चले ठीक है, नॉट 80% बट 30-40% भी आपको उसके रिजल्ट्स मिले? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कम से कम गवादर पोर्ट ऑपरेटिव हो गई, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रोड्स बन गई। इसी तरह खुंजराब पास तक हमारे ये जो एक्चुअली जो ब्रेन चाइल्ड है चाइना का वो बहुत ज़बरदस्त है,
क्योंकि इसको पैरेलल कनेक्टिविटी दी जा रही है कि एक कनेक्टिविटी तो बाय सी होती ही है, लेकिन जो बाय रोड का जो कॉन्सेप्ट है टू यूरोप टू ऑल द वे सेंट्रल एशिया, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स है। लेकिन एक्चुअली जिस तरह से और जिस पेस पे इसको होना चाहिए था उस पेस पे अभी तक हो नहीं पाया है। ये बड़ा अच्छा हमें लगा कि ये इनिशिएटिव इन टर्म्स कि अब ग्राउंड पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने का इससे ज़्यादा कभी वक्त ही नहीं था कि इट्स नेवर टू लेट वाली बात है। वो रिजल्ट्स जो हैं वो हमें कहीं बुढ़ापे में नज़र ना आए ना। चलो अभी तो फिर भी हम मतलब देख रहे हैं कि जी ये बातें हो रही हैं और चीन हमारा साथ दे रहा है। अभी बड़ी अच्छी खबर मैंने उसमें देखी कि एक आईटी कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया कि तकरीबन 2 लाख बच्चों को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं जो इस बल्कि मैं आप इससे पूछ लेती हूँ, इस विजिट से आपकी एक्सपेक्टेशन है? हमारी तो यही एक्सपेक्टेशन है कि हम तो पहले तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअल कारोबार है, जो लोगों को बेनिफिट मिलना है, जो कारोबार में इंडस्ट्री लगनी है, उसकी एग्जीक्यूशन अब शुरू होने का टाइम है, जो कि बहुत देर आए मगर दुरुस्त आए, बिल्कुल राइट टाइम है। शायद इसको फौरी तौर पे अमल दरामद हो जाना चाहिए। अब ये जो आपने आईटी का जिक्र किया, यही बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास एक प्रॉब्लम भी है और वही हमारा चैलेंज भी है। और यही बात मैं पहले भी कर रहा था कि हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी लिए जो हमारे पास इतनी ज़्यादा यूथ है, उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, उनको एक्चुअली यूथ को इन्वॉल्व करके उनको रोज़गार देने की ज़रूरत है। अब हमारे साथ जो एक्चुअल चैलेंज है वही हमारे लिए एक बेनिफिट है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब इसमें मैं उनके एक दो चीज़ें मैंने सुनी है। इसमें एक तो कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है तो कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हम चीन से लेने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ के आई हूँ मैं और इसके हवाले से एक M1 के बारे में भी बहुत सुना जा रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो कि जोड़ेगा। अब ये खबरें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं। अब बात ये है कि हम जाते ज़रूर हैं, कर्ज़ा हमारा वहीं का वहीं रहता है, इकनॉमी हमारी इस तरह चलती है कि बस वो चलती है, वो कर्ज़ा भी नहीं उतरता और वो जो सुहाने ख्वाब हमें दिखाए जाते हैं वो हमें कभी उनकी ताबीर नज़र नहीं आती है। आप क्या कहते हैं? ये प्रोजेक्ट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, ये नज़र आएगा हमें कि वाकई कंप्लीट हो गए? वो कहते हैं ना, उम्मीद रख शजरे बाहर रख, तो वो वाली बात आपकी इस तरह से आप लीजिए, क्योंकि हम तो इसी उम्मीद पे कि हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा और उसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन ये बात सही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्रो बेस्ड हैं, कुछ चीज़ें इन लाइन विद द SIFC हैं, जैसे माइंस हैं, मिनरल्स हैं, जेम्स हैं। ये हमारी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है जो आज तक हमारी एक्सप्लोर ही नहीं हो सकी। एक्सप्लोर नहीं हुई, बिल्कुल ऐसा और ये हमारी चीज़ें बाकायदा एक्सपोर्ट में स्मगल हो जाती हैं। जो जेम्स हैं हमारे पास इतना ज़बरदस्त गिलगित एरिया में जेम्स हैं, हमारे पास उसकी प्रोसेसिंग का जो प्रॉपर चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं है। हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स इतने हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान से आयरन और जो रॉ मटेरियल है हमारे स्टील इंडस्ट्री का, वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और तैयार स्टील हम लोग इंपोर्ट करते हैं। वो हमारे को मकामी तौर पे उसकी शदीद ज़रूरत है और आयरन ओर की हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज ए मिनरल रॉ हालत में। अच्छा, चूँकि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, मैं स्पेशली मैंने एग्रो टेक्नोलॉजीज़ की बात इसलिए भी की है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ ये स्मोक का कितना प्रॉब्लम होता है। कुछ सीड्स की बात हो रही है, हैप्पी सीडर्स की हम अक्सर डिस्कशन करते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि जी यहाँ पे आग लगा दी जाती है, फसल काटने के बाद वही पुराना तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम वो ममालिक जो इस वक्त तरक्की याफ्ता है उनसे इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ लेते या फिर उनकी पॉलिसीज़ पे अमल करते? इस हवाले से क्या व्यूज़ हैं आपके? ये बहुत रेलेवेंट सवाल है आपका, क्योंकि एक्चुअली हमारी तमाम चीज़ें, महंगाई, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाती है। एक सादी सी मिसाल है कि 1 एकड़ पे अगर 1 लाख रुपए का किसी किसान को कोई ख़र्चा आता है और उसमें वो 50 मन गंदम लेता है तो उसकी 2000 रुपये मन कॉस्ट आ जाती है, और अगर वही 100 मन ले लेगा तो वो आ जाएगी उसकी 100 रुपये मन। सही है। तो वो जो 1000 रुपये मन, तो उसमें जो डिफरेंस है हमारी यील्ड के ऊपर है। वो टेक्नोलॉजी और हमारी कॉर्पोरेट फार्मिंग, हमारी तालीम उसको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाई है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। चीज़ें महंगी होने के बावजूद अगर यील्ड डबल या डबल से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमारी यील्ड पूरे खित्ते में सबसे कम है, जिसकी वजह से हमारे नुकसान आते हैं। और इसकी बड़ी रीज़न ये है कि हमारे फार्मर का उस तरह से एजुकेट ना हो पाना है। चलिए अल्लाह करे कि ये चीन से कोई इस तरह की मदद भी लें। अच्छा, मैं फाइनल में थोड़ा सा एक वन लाइनर आपसे पूछूंगी, बजट से आपकी क्या उम्मीद है? आ रहा है बजट अगले महीने? बजट से तो IMF से उम्मीदें करनी चाहिए कि IMF हमारे को कितना, आपको हुकूमत से क्या उम्मीद है? हुकूमत के बाज़ औक़ात हम लोग, चूँकि हम लोग खुद फाइनेंशियल सेक्टर को समझते हैं, तो हमें उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि ये पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमें लगता नहीं है कि इस इंटरेस्ट रेट पे जो हुकूमत के पास कोई फिस्कल स्पेस बच सकेगी।
हमें बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना मामलात अच्छे होते नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका शबीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद अच्छी रखें, थिंक पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। कोशिश तो की जा रही है। अब देख रहे हैं वज़ीर आज़म भी मौजूद है चीन में, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।